देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि एफआईआर हुई है, हमें कोई एतराज़ नहीं। एफआईआर होना लॉजिक है, हमारे खिलाफ कर दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 2 रात 1 दिन उस रेप केस को प्रशासन ने दबा के रखा। 151 के तहत में उस लड़के को तुरंत उठा के बैठा तो लिया, लेकिन वो मेहमान की तरह उन्होंने बैठा लिया। और उसके बाद में जो हर जगह होते हैं वो लोग लग गए उस समझौते करने के, क्योंकि वो जो माइनॉरिटी के लोग थे, वो जो लड़के थे वो थोड़े अच्छे परिवार से थे, लेकिन अब उनकी तो आज आदत बनी हुई है वही पुरानी, भाई हम तो सबके साथ वो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके तुरंत ही बैठ गए कि जो भी परिवार को 1-2 लाख रुपये देखे, 10 लाख रुपये देखे, इनको फैसला कराओ। उसमें पुलिस जुटी हुई थी कि यार समझौता हो जाए। ऊपर से दबाव था क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन मैं गया उस दिन के बाद में ताजुब इस बात का है कि एफआईआर होने के बाद में, तब उसके बाद में हमने उस पर किया। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी, कल मेरी आईजी साहब से बात हुई तो आईजी साहब ने मेरे बात का सवाल किया कि एमपी साहब आपकी डॉक्टरों से क्या दुश्मनी है। मैं कहा मैं तो डॉक्टरों को जाकर इस कोरोना टाइम में भी, मतलब जहाँ भी डॉक्टर बैठे हैं जिस कोरोना के उसमें भी मैं उनको जाकर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ, मैं डॉक्टरों को सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जो एक 15 साल 11 महीने की उस बच्ची का तो 19 साल उम्र लिख देती है, और उसके बाद में उसके साथ जो व्यवहार करती है कि आपकी आदत है, आप तो यही काम करती हो, आपको आदत पड़ी हुई है, आपका शौक हो गया, और दुनिया को बदनाम करती हो और दुनिया को पैसे लेकर काम करा रही हो। उस बच्ची के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, मैं उसके खिलाफ हूँ, ना कि डॉक्टर के खिलाफ हूँ। तो मैंने उनसे एक बात रखी कि आप ये बताओ, अगर हम नहीं जाते तो उस बच्ची की ज़िंदगी खराब होगी। मैंने प्रशासन ने कहा, मैं कहा आईजी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके डिप्टी जग्गू राम जी का मैं नाम नहीं कह रहा हूँ, आपके डिप्टी ने उस लड़की को जब वहाँ पर मौके पर ले गया, मौके हालात को जब वारदात पर जाते हैं तो बार बार इस बात का कह रहा है कि उनका ये कमरा है, उन्होंने कहा जी हाँ यही था, मेरे ख्याल लगता है यही है। उन्होंने उस ढंग का व्यवहार किया कि आप कैसे रात को कैसे ध्यान रह गया, आप कैसे तेरे ध्यान नहीं आ रहा, ये अभद्र व्यवहार के कारण है। उन्होंने कहा सुबह से हमने रोटी भी नहीं खाई, तेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। उसके भाई को और उसकी बहन को ये दाब दे के कहा कि आपको ये बयान देना है, 161 के बयान में ये कहना है कि मेरे साथ सिर्फ एक आदमी ने रेप किया है, 3 ने मेरे को देखा ही नहीं, तेरे कुछ किया ही नहीं। उसके बाद में उन्होंने जब रिकॉर्ड कर लिया 161 का बयान, और जब मैं परिवार के पास पहुंचा, परिवार ने रोकर अपनी गाथा बताई कि हमारे साथ ये हुआ है, वो डॉक्टर ने ये कहा। उसके बाद मैंने डिप्टी को फ़ोन लगाया, मैं डिप्टी साहब 161 के बयान आपसे ऐसे ले लिए, 164 के बयान 72 घंटे में हो जाने चाहिए, क्या चाहते हो आप। उसके बाद में उन्होंने शुक्रवार को उसकी एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में। टोंक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के बाद में हमने उससे कहा कि या तो आप टोडा रायसिंह या मालपुरा यहाँ के लिए इसको मंजूर कराना। टोडा के लिए मालपुरा हुई, शनिवार इतवार छुट्टी पड़ गई। ये तो हम उस केस के बीच में आ गया, ये केस तो रफा दफाई हो लिया था। उसके बाद में 164 के बयान में ताजुब इस बात का है कि शाम को, फ्राइडे को शाम को जब एडिशनल एसपी के पास हमने 20 लोग जाके, मैं, मेरे साथ हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी, जब हम वहाँ जाके बाहर उनके गेट पे बैठ गए, कोई किसी प्रकार का उनके पास कैसेट है, उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर एक जगह भी हमारा कोई अभद्र व्यवहार या कोई अभद्रता या कोई शब्द या कुछ निकल जाए, उन्होंने जिस साहब के हमारे साथ एफआईआर की है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आगे कोई जिक्र ना करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उस एडिशनल एसपी ने उस बात को माना और शाम के टाइम जब बयान लेने गए तो उसके बाद में उस डीएसपी को बाहर कर दिया। एडिशनल एसपी ने फिर दबाव दिया कि आप यही कहो कि हमारे साथ एक ने रेप किया है। मुझे ताजुब इस बात का, मैंने आईजी से भी एसपी से भी ये बात कही है कि आपको क्या जरूरत पड़ रही है, आपका एडिशनल एसपी इस बात की बात कर रहा है। उसके बाद में उसके 164 के बयान, चारों रेप केस के उसमें गया है, वो अरेस्ट किए गए। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बंथले की बेटी जिस साहब के उसके साथ, उस गरीब परिवार ने एक छप्पर में पड़ा हुआ है, उस माँ और बाप को मैं धन्य करता हूँ, उसकी दादी भी जिंदी है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने बेटी को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, और गरीब पेट पट्टी बांध के पाल रहा था, उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। एक बात, दूसरी बात, वो लड़का भी पढ़ा लिखा था, उस टाइप की जो हरकत की है। ताजुब इस बात का है, अब उस लड़की के साथ जिस साहब का वहाँ रेप केस हुआ है, उस लड़के के बाल नोचे गए हैं, उस लड़के के बाल भी उसके हाथ में हैं, उस लड़के के पैरों के सबूत वहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें उसके शरीर में, उस लड़के ने जो टच किया है, जो सारी चीज़ हुई हैं, वो सब कुछ है उसमें। लेकिन ताजुब इस बात का है, कल जब वो परिवार परसों हमारे सामने रोया, हम कल उस परिवार के साथ में कलेक्ट्रेट गए, मैंने एसपी से कहा, एसपी साहब ने मान लिया। एसपी साहब ने कहा जी हमने तो मौके के सब कुछ ले रखा है। तो मैं कहा आपकी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक एक चीज़ आ जाती है, दूर से ही पता लग जाएगा किसके बंदे क्या है, आप सब कुछ को क्यों दबा रहे हो। उसमें क्या किया है
कि डॉक्टरों ने एक FSL रिपोर्ट का बहाना डाल के और वो सस्पेंड कर दिया कि उसके बाद में जब FSL रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में इस पर FIR को रूप दिया जाएगा कि वो 376 की है या उसका मर्डर है। गांव में अब से पहले चल पड़ा कि वो एक्सीडेंट है, आप उसके बारे में आप गलत को कर रहे हो, गलत किसी को फंसा रहे हो, आपको जो भी फैसला करना हो फैसला कर लीजिए। हमने कल एक बात कही, डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी वो तथ्यों को नहीं लिखा गया जो पैरों पे निशान है, गर्दन पे निशान है और हाथ पे निशान है, उसके शरीर पे निशान है, उनका पुलिस रिपोर्ट में भी उसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया। हमने SP साहब से कहा कि आपकी रिपोर्ट में आपने मौके पर देखा है और आप ये मानते हो तो उन तथ्यों को क्यों छुपा रहे हो? आपको राजनीतिक दबाव आ रहा है क्या? उसके लिए हमने कल उनको ज्ञापन भी दिया और कहा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हम आखिर तक उसको न्याय दिलवा के मानेंगे। अगर आपकी बार प्रशासन ने उसकी FSL रिपोर्ट मंगा के और उसकी FIR को चालान पेश नहीं किया और उसी ढंग से नहीं किया तो हम पूरे देश में इस बात को कहेंगे कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। और ज़िले के अंदर में अगले लॉकडाउन खुलने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में हम प्रशासन को बता देंगे कि प्रशासन ने ये जो गलत काम किया इसका ये आप खमियाजे भरते। देखिए, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू दिन से बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया हुआ था और बहुत गंभीरता से लिया हुआ था, आज उसी को देखते हुए कि पूरे देश के में जिस हिसाब से कोरोना पर काबू पाया जा रहा है और पूरे विश्व के अंदर में भारत एक विश्व गुरु बनकर निकला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, उनकी सोच है, उनकी लंबी सोच के कारण ये हुआ है। उसके बाद में जो एक लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद एक आर्थिक मंदी का उसका है, माननीय प्रधानमंत्री ने लगा के मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, कुटीर उद्योग से लेकर, बड़े उद्योग से लेकर, बिल्डर्स को लेकर सब चीज़ों को मानते हुए कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसमें आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं कही हो। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि जिस हिसाब से है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रदेश के लिए मांगना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से दिया है वो नीचे से लगाकर ऊपर तक हर उसमें दिया है, कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे कुटीर उद्योग हो चाहे मजदूर हो, सब में उन्होंने पैकेज दिया है। और 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई छोटा पैकेट नहीं होता, देश की आर्थिक व्यवस्था को फिर वापस उठाने में बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि विश्व में जिस हिसाब की मंदी को देख रहे हैं उसके बाद भी भारत की आर्थिक स्थिति आज की डेट में बहुत अच्छी है और वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की सोच है। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने इस वो लिया है, वो सब जितने भी ट्रेड हैं उन सबको लेकर सब में थोड़ा थोड़ा सब में दिया है, कोई ट्रेड नहीं छोड़ा। अगर ठेले का मजदूर है तो उसके लिए पैसा दिया है, अगर जो आदमी मजदूरी कर रहा है तो उसको भी पैसा दिया है। सब चीज़ को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने खातों में, जनधन के खाते में सीधा पैसा भेजना, पहले भेजा दोबारा भेजा, आटा देने के बाद में, राशन देने के बाद में, दाल देने के बाद में, मतलब किसान को किसान निधि देने का, मतलब कोई ऐसा वो नहीं छोड़ा ट्रेड जिसमें पैसा ना दियो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपकी सोच ने और आपके दृढ़ संकल्प ने इस देश को उभारा है और आगे इस आर्थिक मंदी से निकालेगा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कल की जो मीटिंग थी उस मीटिंग को गोलमोल कर दिया। कल की जो मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भामाशाहों ने बहुत बड़ा काम किया है इस कोरोना की लड़ाई में, सबसे बड़ा योगदान जिस हिसाब से डॉक्टर का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारी का और प्रशासन का, उसी के तहत, उसी के इक्वल, उसी के बराबर, उससे कहीं बढ़ के भामाशाहों ने जो काम किया है, मैं देश के सभी भामाशाहों को धन्यवाद करता हूं और उनको नमन करता हूं कि छोटे से छोटे आदमी ने भी बाहर निकल के इनमें अपनी आहुति दी है और उस सबको किया। लेकिन ताजुब इस बात का है कि प्रशासन ने, मानो DSO है, DSO ने सारी दुकानों से कर दिया कि आप पैसे दो, सबने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे का कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा। ताजुब इस बात का है, जो सामान खरीदा उस सामान को लेकर कहीं उसका जिक्र ही नहीं आ रहा। हमारे धन्ना भगत के यहाँ से मैं जाट समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उस योगदान को छुपाए बैठे हैं। अब उसमें समझ नहीं आ रही उसको कैसे बांटेंगे। आज जो गवर्नमेंट की तरफ से बंटना था उसका कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा है, हमने कितना बांट दिया है। तो मैंने कल ये बात रखी थी, आज मैं लेटर भी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमें एक एक चीज़ दी जाए। मैं आपके माध्यम बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2,500 रुपये दिए। अब कुछ तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन खाते में वो पैसे तो सीधे ट्रांसफ़र हो गए, वो पैसे जो थे वो कैश बटे हैं। अब कैश में मेरे पास सबसे पहले शिकायत आ रही है, हमें तो 2,500 रुपये मिला नहीं, किसी को 1,000 से चला दिए, किसी को 1,500 चला दिए, अनेकों केस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने इस बात की जांच के आदेश दिए और मैं कहा है कि आप हमें डिटेल दें कि कितने आदमियों को 2,500 रुपये दे दिए, ताकि उनके घर तक जाके, जिस हिसाब से आप बताओ गवर्नमेंट हिसाब से क्या 55,000 रुपये देती है, उसके तहत में 10,000 रुपये खा जाते हैं। आप मानो तो इसको बेचारे को 2,500 रुपये उसको ही नहीं देने को तैयार है। तो इन सबकी जांच की जाएगी और सबने मांग पत्र से मैं मांग रहा हूं ताकि सबकी डिटेल की जाए, ये मेरा मतलब है। मैं कलेक्ट्रेट गया, मैंने कहा एक बार बताओ कलेक्टर साहब, ये CMHO बैठा,
CMHO ने यस किया कि हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि जनता रसोई आज से नहीं चल रही मेरी। मैं अपने टोंक में मेरा रेजिडेंस है, आपके माध्यम से बता दूं, मेरे घर पे खाना बनता है और हमने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर, उसी दिन का मेरे छोटे पोते का जन्मदिन है, उस पर मैंने इस बात को शुरू किया था। और आज हम ये है कि हॉस्पिटल के अंदर में 200-250 पैकेट हम डेली भेजते थे, क्योंकि जो डिलीवरी केस होते थे रात को हमारे गांव के लोग आ जाते थे। तो गांव के लोग परिवार के दोनों परिवार आते हैं, बेटी परिवार भी ससुराल का पक्ष भी, और उसमें हम देखते थे मैं यार सुबह इनका खाना कहाँ से आएगा। तो हमने कहा एक सेवक के रूप में ये खाना शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद में जैसे ही कोरोना लड़ाई हुई हमने उसको बदल गए और उसमें और हलवाई बैठा दिए और 5000 पैकेट बनाने की वो कर दिया, व्यवस्था होगी। उसके बाद में तुरंत उन्होंने बंद कर दिया। हमने जब बंद कर दिया आपने हमारे हलवाई को पीट दिया, पास नहीं दे रहे। हमने ADM कहा ADM साहब हमें पास दे दो, कि कोई पास नहीं मिलेगा आपको। के माध्यम से बात कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात को रखा है। और आपको एक बात मैं ध्यान दिला दूँ कि शुरू दिन के जो पहले दिन मेरा एक वीडियो आया था उसमें मैंने कहा था कि आप सबको सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कई दोस्तों से जो आदमी घर में छुपे बैठे थे तो मेरे से बार बार कह रहे अरे यार कुछ तो शर्म कर, में क्या हो गया, अरे यार हद ही कर दिया आपने, तो रोज़ आप जब देखे जब भी टॉक खड़े रहते हो, रोज़ आप जब देखे माधव खड़े रहते हो। मैं कहा यार कहीं अगर मौत आएगी ना तो 7 तालों के अंदर भी बंद नहीं रहेगा तब भी आ जाएगी, क्यों घर में बैठे यार छुप गए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। मैं आपके माध्यम से कह दूँ मैंने इस 4 महीने में 25 किलो वेट किया है और मैं सुबह 4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। इस बात पे मुझे भरोसा था। मैंने बमोर गेट पे जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, मैंने वहाँ भी जाकर ललकारा इस कोरोना को। मैंने शहादत हॉस्पिटल में मैं अंदर गया, मेरे साथी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पीछे हट गए, यानी हम नहीं जाएंगे, मैं चलता हूँ ना। आज मैं आपके कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लंबा लॉकडाउन नहीं कर सकते। आप सब भली भांति जानते हैं छोटे छोटे रोज़गार शुरू हो जाने चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता का देश बने। तो उसके लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद इस बात का सेल्फ डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें। तो मेरा आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी देशवासियों से भी, सभी प्रदेशवासियों भी, और ख़ास तौर पे अपनी टोंक समाजवाद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप कहीं भी जहां भी काम करो, जहां भी रहो, जहां भी परिवार में रहो, सिर्फ और सिर्फ मास्क और सिर्फ सोशल डिस्टेंस, इन 2 चीज़ को अपना कर रखो। माननीय प्रधानमंत्री का 2 गज की दूरी हम सब की जरूरी, तो उसको आप लेके चलो, कहीं भी कोरोना आपके नज़दीक नहीं आएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ भी आप पुकारे वहीं आपके बीच में आकर खड़ा हो जाऊँगा। मेरा आप सबका निवेदन यही है कि इस कोरोना की लड़ाई को खुद से लड़ना सीख लो। देखिए कल एक बात आ रही थी भाई कैसे खोला जाए। मैं जो सेंटर के नॉर्म्स हैं, मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ। अभी उनमें हमें ये हुआ था जो जहाँ तक 10 मजदूर लग सकते हो 20 मजदूर लगें और बीच में सोशल डिस्टेंस का वो करें, वहाँ कोई परमिशन की किसी की ज़रूरत नहीं, वो काम शुरू हो सकते हैं। उसके बाद में अगर 100 आदमी का कहीं काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए DM को पावर है, DM उसकी परमिशन देगा। तो मैंने कल कहा था कि जो लोग घरों में बीड़ी बनाते हैं, जो लोग लोकल काम करते हैं, उनको छूट दी जाए ताकि वो आदमी बेचारा बैठा है। मैं कल एक उसमें खाना बांटने गया था, वो सारे लोग सिर्फ झाड़ू बनाते हैं, ये बिजना बनाते हैं, वो 100-150 रुपये कमाते हैं मात्र। उनको आज मैंने जब खाना बांटा, ड्राई पैकेट बांटे, तो मेरे को खुद को आंसू आ गए यार, वाकई इन लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। तो मैंने कल ये आदेश दिए हैं, कल मैंने कहा है कि मानिए उसे सबसे जो बात रखे, तो कलेक्टर को भी SP को कहा है कि ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है इनको खोलने दिए जाएँ ताकि इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई संक्रमण की अवस्था नहीं है। तो इनसे क्या है कि वे बीड़ी मजदूर हमारे खास तौर पर टोंक में ज़्यादा है और इनका काम चल जाएगा। तो ये में कहीं कोई ऐसी नहीं है, कोई इनका तो काम चलना चाहिए, मैंने कहा है। देखिए मैंने कल यहाँ पर मीटिंग ली थी, कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई, सवाई माधोपुर में मैं मीटिंग लेके आया था, यहाँ भी मैंने मीटिंग ली थी। उनमें 2-3 इशू हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाए थे। वो कल भी यहाँ तो रह गए, उन्होंने अपनी डिटेल दे दी थी लेकिन यहाँ के रह गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्वारंटाइन जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात है जो अभी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन सबका हम स्वागत करें, हम स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह उसको इस बात का लेके चलें कि जो आदमी मतलब गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है या रेड जोन से आ रहा है, मैं कोड 1 कहूँ, रेड जोन से आ रहा है, उसकी स्कैनिंग हम थोड़ी सी अच्छी ढंग से करें ताकि अगर उनको बाहर भी रोका जाए तो 14 दिन बाहर रोकें। बाकी लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन करने के समय ये है कि पीछे जो देखा गया है, मैं कई क्वारंटाइन का दौरा किया है, मैंने फल वितरित किए हैं, दूध वितरित किया है। ऐसे हालत हो रही है कि वो बेचारे इनके कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दूर उनका फल रख रहे हैं, दूध रख रहे हैं और आवाज़ देकर कह रहे हैं ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। मैंने कल साफ शब्दों में कह दिया कि जो आदमी में कोई सिम्टम पाए जाते हैं उसी आदमी को आप 14 दिन आइसोलेट करो
उसके बाद में जो आदमी है उसको घर पर पुलिस प्रशासन को, एसपी को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप एसएचओ को कहकर वहाँ की चौकी तक आप संदेश दो। उसके बाद में बीडीओ को कहा है कि बीडीओ को कहकर उनके सेक्रेटरी तक, पंचायत तक लेके सरपंच तक इन्वॉल्व करो, और उसमें वहाँ जहाँ गांव में रह रहा हो, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि जैसे लोग आए हैं वहाँ पर गांव के अंदर में उनको विरोध शुरू हो गया। तो ऐसे हालात ना बने, उनको प्यार और सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये सब मजदूर लोग हैं। ये कहीं भी ऐसा नहीं है क्वारंटाइन में, ये तो मजदूरी करके आए हैं, तो मेहनत से आए हैं, तो इनको नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में कोई अनियमितता ना बरती जाए। और मैं दोबारा आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, हम जो बाहर स्कूलों में, आपके कॉलेज की बिल्डिंगों में, जो भी गांव से बाहर, पंचायत से बाहर, शहर से बाहर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, उनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनके अंदर में कहीं न कहीं कोई ना कोई संक्रमण पाया जाता है, तभी रखेंगे। बाकी सबको घरों में ही रखेंगे, गांव में रखेंगे, ताकि वो अच्छा भोजन खा सकें, अच्छे अपने परिवार के साथ रह सकें, ताकि अगर वो बीमार भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। ये मैंने कल निर्देश। अभी कल की मीटिंग में एक बात रखी गई थी कि बहुत लंबे समय से टोंक जूझ रहा था, और टोंक में जिस हिसाब से 142 या 45 तक पॉजिटिव हो गए थे, उसको हमने कल कहा कि डॉक्टरों ने जिस हिसाब का काम किया है, प्रशासन ने जो काम किया है, वो बहुत ही तारीफ काबिल काम है। और उसके माध्यम से मैंने कल ये बात कही है कि आप यहाँ से कर्फ्यू को हटाओ, और कर्फ्यू में ढील देकर थोड़ा सा लोगों को दुकान भी खोलने दो, लोगों को आना जाना शुरू करो। मैंने कल भी एक बात रखी थी, मैं इसको स्वास्थ्य सचिव को भी, स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने स्वास्थ्य सचिव को मैंने बता दिया कि अभी आप सिगरेट पे रोक कर रखो, तंबाकू पे रोको, लेकिन बीड़ी को खोलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गरीब आदमी बीड़ी के बगैर नहीं ठहर सकता, और बीड़ी में करीब 100 रुपये का बंडल बिक रहा है। तो मैंने स्वास्थ्य सचिव रोहित जी को कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में रखता हूँ, लेकिन मैं कल दिल्ली जाके माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करूँगा कि सर बीड़ी की छूट तो दे दो, बाकी में किया जाए, तो इसमें ढील दी जाए, लोगों को थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाए। इस 50 दिन के लॉकडाउन के अंदर में एक बात निकल के आई है कि जिस हिसाब से गंगा जी और यमुना जिस हिसाब से पवित्र हुई हैं, जिस हिसाब से पोल्यूशन हटा है, जिस हिसाब से जो हमारे पशु पक्षी है वो भी रोड तक आए हैं, उसी के तहत में माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है कि लोकल को वोकल मानो। क्योंकि जब तक हम अपने घर की चीज़ को, हम क्या करते हैं, अपने देवता को मानते नहीं है, दूसरे को जाकर हम धोख खाते हैं। इस बात से माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि आत्मनिर्भर ये भारत बने, और उसमें सबसे बड़ी बात है, आज एक बात बताओ, मास्क के लिए पूरे विश्व में तड़पन हो रही थी, लेकिन हमारी महिलाओं ने, हमारे एनजीओ ने, हम सब ने इतनी जोर से मास्क बनाकर पैदा कर दिए कि मैं कहूँ मास्क की कहीं दिक्कत ही नहीं आने दी। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि कुटीर उद्योग को अपने घरों में जो भी है उन सबको उभारो, और उभारने के बाद में उसकी आदत डालो, और उसकी बढ़ाई करनी शुरू करो, उसकी ग्राइंडिंग करनी शुरू करो, उसकी ब्रांडिंग करनी शुरू करो। उससे करने के बाद में हम सब ये चाहेंगे, आज एक बात आओ, 50 दिन के अंदर में हम सब ने जीना सीखा ना, बगैर उसके खाने, बाहर की चीज़ें खाने के बजाय हम सब ने सीखा है। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री शुरू दिन से चाहते हैं, और वो इस बात को क्या चाहें कि जो घर में चीज़ बन सकती है वो बाहर नहीं बन सकती, और अब 50 दिन में हमने मान भी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कहा है कि लॉकडाउन के बाद में 17 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उन्होंने एक बात रखी है कि अभी इसको लंबा नहीं चलाया जा सकता। कई प्रदेशों ने 30 तक की मांग की है, मैं समझता हूँ शायद 30 तक बढ़े कर है, लेकिन अभी हम ये बात चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को मान के चलो, कोरोना से आपको खुद को लड़ना है। तो वो एक बहुत बड़ी समझ दी है, बहुत बड़ी सोच दी है, और हम सबको जो शुरू में एक भय था, वो भय आज खत्म हो गया। जिस दिन कोरोना की लड़ाई में शुरू हुआ था, उस दिन भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री की वीसी में मैंने बात रखी थी कि हमारे इंडियन लोग की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि ये ज़्यादा पैर नहीं फैलाएगा। मैं आप भी आपके माध्यम से कहता हूँ, जहाँ कहीं मौसम आज भी नरम है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में है, गुजरात में जो समुद्र के किनारे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा फैला है। राजस्थान प्रदेश का आदमी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री की वीसी में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा एक आदमी दिन में 100-150 ग्राम तो मिट्टी को खा जाता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में आधे नंगे कपड़े पहन के धूप में घूम लेता है, उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने रोहित कुमार जी को, जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, उनसे मैंने कहा था, मैं टोंक के अंदर में आ गया, मैं सर हमारा बिगाड़ के कुछ नहीं सकता, लेकिन फिलहाल अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने कहा एक आदमी की डेथ नहीं होगी, मैं नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आदमी हमारा ये मोहम्मद भाई थे, सारे दिन इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी बढ़िया खुराक खाते हैं, आप माने क्या बिगाड़े कोरोना। तो ये सबसे लड़ाई को जीत के हम बाहर निकले, और देश विश्व गुरु तरफ आप बढ़ने जा रहा है।